नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक उमेश साहू जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, भारतीय मानक ब्यूरो डायरेक्टर श्री सौरभ तिवारी जी, केजी बहल जी, दुर्गेश पंत जी और सभी यहाँ पर आए हुए हमारे पंकज जी समेत सभी उपभोक्ता संघों से, उद्योग समूह से, व्यापार आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस पर हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे लिए प्रसन्नता का आज भारतीय मानक ब्यूरो के दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों, भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 79 वर्षों से देश गुणवत्ता, विश्वसनीयता, उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करते हुए गुणवत्ता पहचान के मंत्र को साकार कर रहा है। 1947 ये संस्था प्रारंभ हुई। गौरवशाली यात्रा आज बीआईएस के रूप औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रगति की आधारशिला बन चुकी है। मानकीकरण, प्रमाणीकरण, परीक्षण के माध्यम से बीआईएस न केवल उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहा है, बल्कि आम नागरिकों को जीवरक्षा, भरोसे और संतुष्टि के भाव को भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले 8 दशक उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उद्योग और सेवा के क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करने का किया है। इसलिए यदि मैं कहूं, मानक ब्यूरो आज भारत में गुणवत्ता आधारित संस्कृत आधार स्तंभ बन गया है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर कर वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी सुरक्षित, टिकाऊ और मानकों के अनुरूप है, ये सुनिश्चित करने का काम आप लोग करते हैं। क्योंकि जब कोई नागरिक किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क देखता है तो उसे भरोसा हो जाता है। गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर यही विश्वास भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे बड़ी उपलब्धि और सीख है। तो आप देहरादून से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। आप खबरों का रुख करते हैं। खबरों में रुख करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरिद्वार में ज्वालापुर के पूर्व एमएलए सुरेश राठौर पर भी आरोप लगाए गए हैं, और जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर भी नामजद उन्हें किया गया, तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत को दर्ज किया गया है। फर्जी मानदंड जो भी ऑडियो और वीडियो है उनके बनाने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। तो वही आपको बताते चले कि सुनियोजित आपराधिक साजिश का दावा उनकी ओर से किया गया है, और जहां सोशल मीडिया पर क्लिप को वायरल करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस, यूकेजी और आप समेत अन्य पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है, और जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े जो भी आरोपी हैं अब उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें कि आपको बता दें कि आईटी एक्ट और बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस को दर्ज कर लिया गया, जहां थाना डानलवाला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां देहरादून से उत्तराखंड की राजनीति आज बड़ी हलचल देखने को मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर
मुकदमे को दर्ज करा दिया है, जहां यह मुकदमा देहरादून के थाना डालनवाला में दर्ज हुआ है। तो बताते चले कि मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम है, जहां उर्मिला सनावर को भी नामजद किया गया है। तो बताते चले कि उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ अज्ञात में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किन पहलुओं के तहत इस मामले में जांच होगी। आपको बता दें कि यह मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपियों से संबंधित बताया जा रहा है, और जिसमें कि दुष्यंत गौतम का कथित रूप से लगातार नाम सामने आ रहा था, जहां उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं कि गलत और भ्रामक आरोप उनके ऊपर लगाए गए, और जिसके बाद अब उनकी ओर से मामले को दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड में राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय केंतुर हमारे साथ जुड़ गए। तो अभय जी, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, और आज भी अब दुष्यंत गौतम की ओर से इस मामले में एफआईआर को रजिस्टर कराया गया, क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? तो एक बार फिर से अभी की ओर चलेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरीके से क्लिप वायरल हुई थी, ऑडियो का वायरल होने के बाद ये पूरा का पूरा हत्याकांड जो है वो सुर्खियों में आया, और जिसमें आपको बता दें कि अब दुष्यंत गौतम की ओर से इस मामले में मुकदमे को दर्ज कराया गया है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोप जो है उन पर लगातार लगते हुए नजर आ रहे थे, जहां बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम की ओर से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए उन्होंने मुकदमे को दर्ज कराया। तो इसी खबर पर एक बार फिर से अभय केंतुरा की ओर चलते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से लगातार ये मामला उत्तराखंड में सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखो, इस पूरे मामले पर अभी तक जो चीजें देखने को मिल रही है, उस पर कल देर रात बीजेपी प्रदेश प्रभारी की तरफ से थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उर्मिला सनावत जो उनकी कथित पत्नी है, और साथ में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और यूकेडी के कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज यहाँ पर हुआ है। ये कहा जा सकता है कि लगातार जो सुर्खियां यहाँ पर बटोर रही थी, जिस चीज की चर्चा यहाँ पर चल रही थी, सियासी माहौल जिस चीज से गर्म था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, उसी को लेकर उन्होंने अपनी छवि खराब करने का मुकदमा दर्ज यहाँ पर कराया। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी तरफ से मानहानि का मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार जो प्रदेश की सियासत गर्म हो रही थी, उसको अब एक और नया मोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है उस पूरे मामले पर। और अभी तक ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई थी उसमें से प्राथमिकी दर्ज यहाँ पर हो चुकी है, और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई करती नजर आएगी। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि विपक्षी दलों की तरफ एक सोची समझी रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, और एक दलित नेता के चेहरे के नाम पर बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, वो सही नहीं है। इसलिए उस पर न्यायिक जांच होना जरूरी है। जो अपराधी है उनको सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोजाना नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के कुछ ऑडियो यहां पर जारी हुए थे, कुछ उनकी तरफ से वीडियो यहां पर जारी किए गए थे, और उसके बाद से उत्तराखंड की जो सियासत है वो काफी गर्म यहां पर होने लगी थी। इस पूरे मामले पर दो बड़े नाम यहां पर देखने को मिले थे, जो उर्मिला सनावर की तरफ से यहां पर बताए गए थे। उनकी तरफ से जो ऑडियो क्लिप यहाँ पर जारी की गई थी, उसमें बीजेपी के दो बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर जारी किए गए थे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का नाम यहाँ पर जारी था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में है उसमें भी उनकी संलिप्तता यहाँ पर है, और जिस तरीके से ये मामला यहाँ पर हाइप हुआ था, जिस तरीके से प्रदेश की सियासत यहाँ पर गर्म हुई थी, उसके बाद से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो दुष्यंत कुमार गौतम, उनकी तरफ से थाना डालनवाला में एक मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया। उसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर जो उनकी कथित पत्नी है, और इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिनकी तरफ से कहा गया है कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनकी छवि को धूमिल करने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, यूकेडी और
आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, इनके लिए भी एक अज्ञात में इनके मुकदमे दायर किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक और मुकदमा बीजेपी प्रदेश प्रभारी की तरफ से दायर किया गया, जिसमें 2 करोड़ मानहानि का दावा उनकी तरफ से वहां पर किया गया। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामला यहाँ पर सामने आया, उससे प्रदेश की सियासत तो गर्म हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो आक्रामक रूप है, इन्हें अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की जो मांग है, वो बार फिर से यहाँ पर उठने लगी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब उस मुकदमे में आगे की कार्रवाई करना पुलिस के लिए बाकी होगा। कैमरामैन नथुन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज प्रेस वार्ता की जाएगी, जहां सचिवालय मीडिया सेंटर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बताते चलें कि लगभग 1:30 बजे के करीब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है, जिसमें वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वहीं सचिवालय में आयोजित होगी अहम बैठक, जहां प्रेस वार्ता में अहम घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगभग 1:30 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ी घोषणाओं की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि कई अहम विषयों को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है, और जिसमें कई अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। खासतौर पर वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेंगे, तो हो सकता है जिस तरीके से वन्य जीवों को लेकर और मानव के बीच जो संघर्ष की लगातार खबरें सामने आ रही थी, इस पर भी सरकार की ओर से कोई फैसला लिया जा सकता है। जब सचिवालय में यह बैठक आयोजित होगी, जिसमें कि प्रेस वार्ता में अहम घोषणाओं की संभावना जताई जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां 23 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कर सियासत पूरे तरीके से गरमा गई है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार आज बन चुका है, और जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि बीजेपी का पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष है। और यही सच्चाई है कि इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बार इस बात को कहते आए हैं कि आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसमें 90% अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता है। और ये इस बात पर मोहर है कि अमित बिष्ट उर्फ चिंटू, जो भाजपा का पार्षद है, उसने 22 वर्षीय नितिन को गोलियों से भून दिया कल देर शाम। ऐसे में ये सत्ता की हनक है या अहंकार, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भाजपाई होना अपने आप में इस बात का लाइसेंस हो गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला अपराध में देखिए तो भाजपाई शामिल हैं, दर्जन भर भाजपाई अभी तक महिला अपराध में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसके अलावा भर्ती घोटाले यहां हुए तो उसमें भाजपाई शामिल थे, और अब हत्याओं में भी भाजपाइयों का जिस तरह से हाथ निकल कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है इन लोगों को सफेद पोशों का, दिग्गज नेताओं का संरक्षण है। वरना इतना बड़ा कृत्य करने से पहले आदमी 100 बार सोचेगा। लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया, जिसके घर का चिराग बुझना था, जिस मां की गोद उजड़नी थी, वो तो उजड़ गई। अब ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये कृत्य किया क्यों गया। एक छोटी सी कहासुनी का आप ये बदला लेंगे कि किसी को मौत के घाट उतार देंगे, तो कहीं ना कहीं ये अब उत्तराखंड भाजपा को और उत्तराखंड सरकार को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि कहां उनकी सिखलाई में कहां कमी रह गई। बड़ी पारदर्शिता, शुचिता और अनुशासन की पार्टी अपने आप को कहते हैं। आज आप देखिए प्रदेश के कोने कोने में इन लोगों के कुकर्म उजागर हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्य चौराहे पर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह राणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा की, और जहां बीजेपी पार्टी द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, उसी क्रम में मैं आज अपने मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप कुछ आगे बढ़े सब रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत जय श्री राम, जय श्री राम। के नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, जहां बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि यदि कांग्रेस के पास अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य है तो उन्हें पुलिस और न्यायालय के समक्ष रखे, और ना
कि सड़कों पर राजनीति करनी चाहिए। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया। इस पार्टी द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है उसी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां नगर पालिका में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब नाराज सभासदों ने नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक की अवमानना करते हुए ऐसे प्रस्तावों को कार्रवाई में शामिल कर लिया है और जिन्हें बोर्ड के द्वारा पहले से ही निरस्त कर दिया जा चुका था। बताते चले कि सभासदों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं धरने पर बैठे सभासदों का यह भी कहना है कि बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की अनदेखी से न केवल सभासदों का अपमान हुआ है बल्कि नगरपालिका की पारदर्शिता कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां धरने में वार्ड सभासद प्रदीप नेगी के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। जहां आपको बता दें कि सभी ने निरस्त प्रस्तावों को तत्काल कार्रवाई से हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।